आज का हमारा ये वीडियो आपको जानकारी देगा श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और इसी के साथ में हम आपको बताएंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके पश्चात मेरा जो अगला वीडियो होगा वो ब्लड ग्रुप्स के लिए होगा। तो आप जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो जैसे ही तैयार हो वो आप तक पहुँच पाए। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है वो है WBCs के बारे में, श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी RBCs के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को, वाइट ब्लड सेल्स को। तो एक सामान्य सी जानकारी मैं सबसे पहले आपको देना चाहूँगी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है, अमीबीय होती है और अनियमित आकार की रंगहीन कोशिकाएं होती है। RBCs में हमने ये पढ़ा था कि केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारियों की जो RBCs होती है उसमें केंद्रक नहीं था, लेकिन जो WBC होती है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ये अमीबीय आकार की है, अनियमित इनका आकार है और ये रंगहीन है। रंगहीन ये क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था RBCs में उपस्थित होता है और उसी की वजह से उनका रंग जो है लाल होता है, और हमारे रुधिर का रंग भी इसी वजह से लाल होता है। लेकिन WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि WBCs जो होती है उनका जीवन काल, सामान्य रूप से उनका जो लाइफ टाइम है वो 4 से लेकर के 7 दिन का इनका जीवन काल होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे RBCs के बारे में हमने पढ़ा था कि वो अस्थि मज्जा में उसका निर्माण होता है, वैसे ही WBC भी जो है वो उसका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है और लसिका उत्तकों में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा और लसिका उत्तक। रक्त में सामान्य रूप से इनकी संख्या के बारे में आप देखिए, इनकी संख्या होती है 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। ये इनकी संख्या होती है, जबकि हमने पढ़ा था RBCs इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा संख्या थी RBCs की, लेकिन WBC RBCs के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इनकी एक प्रमुख विशेषता है कि इनमें कोशिका भित्ति के आर पार जाने की क्षमता होती है और इस कैपेसिटी को डायपेडेसिस कहा जाता है। तो ये WBC की एक विशेष जो है गुण है कि ये कोशिकाओं के आर पार भी जा सकते हैं और इस क्वालिटी को डायपेडेसिस कहा जाता है। तो अब श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य जानकारी के बाद हम इसको जब डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं तो इसके पहले हम इसका एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारी उसको मोटे रूप में 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है कणिका युक्त ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे प्रकार की है जिनके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स इनके कोशिका द्रव में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब कणिकीय संरचनाएं पाई जाती है। इनके केंद्रक की विशेषता ये है कि ये बहुरूपी केंद्रक होता है, जबकि कणिका रहित अग्रेन्युलोसाइट्स में हम देखेंगे कि इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं और यदि होते भी हैं तो वो बहुत कम होते हैं। इनका केंद्रक है घोड़े की नाल के आकार का। आप केंद्रक की जो विशेष बात हम बता रहे हैं यहाँ पे उस पे ध्यान देंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स में केंद्रक कैसा होता है? बहुरूपी, जबकि अग्रैन्युलोसाइट्स में केंद्रक कैसा होता है? घोड़े की नाल के आकार का। फर्दर इसका आगे और क्लासिफिकेशन देखें। ग्रैन्युलोसाइट्स जो है उसे आगे हम और 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड इओसिनोफिल्स और थर्ड है बेसोफिल्स। जबकि अग्रैन्युलोसाइट्स जो है उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स सेल्स जो होती है उनको फिर 2 भागों में आगे और डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये एक आउटलाइन थी इसकी क्लासिफिकेशन की। हमारी टोटल WBC जो है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। आगे ग्रैन्युलोसाइट्स को फिर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है इसमें, जिनका नाम हम देख चुके हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। और अग्रैन्युलोसाइट्स में 2 प्रकार के सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब हम एक बार इनका चित्र देख लें कि ये जो 5 कोशिकाएं हमने यहाँ देखी है ये पांचों कोशिकाएं दिखती कैसी है। ये देखिए आपके सामने एक चित्र, वाइट ब्लड सेल्स, टोटल वाइट ब्लड सेल्स जो है उनके अंदर हमने जो ग्रैन्युलोसाइट्स अभी पढ़ी थी, ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे पहली जो
सेल हमने देखी थी वो थी ये न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बाद हमने सेकंड देखी थी इओसिनोफिल। ये इओसिनोफिल ऐसा दिखता है। और तीसरे प्रकार की हमने देखी थी बेसोफिल्स। तो ये बेसोफिल्स इस टाइप की है। आप देख सकते हैं ये तीनों जो सेल है वो है ग्रेन्युलोसाइट्स। ये तीनों सेल्स कौन से प्रकार की कोशिका है? ग्रेन्युलोसाइट्स। हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके कोशिका द्रव में ग्रेन्यूल्स कणिकाएं उपस्थित है। डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रेन्यूल्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं जो है वो है ग्रेन्युलोसाइट्स। सेकंड जो थी वो थी अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर सबसे पहली थी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट मैंने आपको पहले जानकारी दे दी कि 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स के अलावा जो दूसरी प्रकार की कोशिका है वो है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अलावा दूसरी क्या थी? मोनोसाइट्स। इसके पश्चात अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कणिका युक्त कोशिकाएं, सबसे पहली न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो WBCs का बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है। ये 60 से लेकर के 65% तक उपस्थित होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जैसे कि नाम से ही कुछ हम समझ पा रहे हैं कि ये उदासीन रंजी होती है। ये अम्लीय अभिरंजकों से भी अभिरंजित हो जाती है और ये क्षारीय अभिरंजकों से भी अभिरंजित हो जाती है। इसका जो प्रमुख कार्य है रोगाणुओं को नष्ट करने का। प्रमुख कार्य क्या है इसका? रोगाणुओं को नष्ट करने का। फैगोसाइटिक नेचर इनकी होती है न्यूट्रोफिल्स की। और इसका केंद्रक देखें आप 2 से लेकर के 5 लोब्स में बटा हुआ है जो आपस में तंतुनुमा संरचनाओं के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स, यहाँ ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। केंद्रक जो है इसका कितने भागों में डिवाइड है? 2 से 5 लोब्यूल्स में। ये जो लोब्स है ये आपस में तंतुनुमा संरचनाओं के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। तो ये थी न्यूट्रोफिल्स, उदासीन रंजी जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित हो सकती है। इसके पश्चात इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स टोटल WBC का 2 से 3% भाग है और इसका केंद्रक 2 पिंडों में बटा हुआ है। आप चित्र में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 2 पिंड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अम्लीय रंजक इओसिन से ये अभिरंजित होता है और जब हमारे शरीर में कोई भी एलर्जिक या कोई भी परजीवी संक्रमण होता है उस समय इओसिनोफिल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये इओसिनोफिल्स हमारे शरीर में उत्पन्न हुए विषैले पदार्थों को ख़त्म करने का कार्य करती है। तो ये थी इओसिनोफिल्स की जानकारी। ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित होती है, इसीलिए इसका नाम है इओसिनोफिल्स। नेक्स्ट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ये टोटल WBC सेल्स का 0.5 से 1% तक भाग है जो है इन कोशिकाओं से बनता है। इसका केंद्रक 2 से लेकर 3 पिंडों में बटा हुआ होता है और ये क्षारीय अभिरंजक बेस जो है उससे ये डाई हो सकता है, उससे अभिरंजित हो सकता है, जैसे मिथाइलिन ब्लू। तो क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होने के कारण इसका नाम क्या है? बेसोफिल्स। इनके द्वारा हेपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन का स्त्राव किया जाता है। ये थी बेसोफिल्स के बारे में जानकारी। तो ये तो पढ़ी हमने अभी तक ग्रेन्युलोसाइट। अब हम देखते हैं अग्रेन्युलोसाइट। तो अग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो 2 प्रकार की है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो अभी हम देखते हैं लिम्फोसाइट्स के लिए। लिम्फोसाइट्स टोटल WBC सेल्स का 20 से लेकर 25%, या हम देख सकते हैं कि 25% से 30% तक का भाग भी अग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स कवर करता है। टोटल WBC का 20 से 25% या 30% तक का भाग भी ये कवर होता है इससे। ये 2 प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब इनकी ये जो नाम है उसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो से, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा से ये सेल्स बनती है, इसीलिए इसका नाम है बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो थाइमस ग्रंथि के उत्तकों से मिलकर के बनती है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट किससे बनता है? थाइमस ग्रंथि के उत्तकों से मिलकर बनता है। इसका प्रमुख कार्य है एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करने का। तो ध्यान देंगे, अग्रेन्युलोसाइट पढ़ा है हमने। अग्रेन्युलोसाइट्स में सबसे पहली लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो कि टोटल WBC का 25 से 30% भाग तक कवर करता है। इसका काम एंटीजन
के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना और शरीर की सुरक्षा करने का कार्य। इसके पश्चात मोनोसाइट्स WBC की सबसे बड़े आकार की कोशिकाएं हैं। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़, WBC में सबसे बड़े आकार की कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स बहुत बड़े आकार की होती है, इसीलिए इन्हें हम मैक्रोफेज भी कह सकते हैं। ये जीवाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती है। ये आकार में तो बहुत बड़ी है लेकिन संख्या में बहुत कम होती है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दोनों मिलकर के किसी भी संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। फैगोसाइटिक नेचर होती है इनकी, और ये विशेष आप ध्यान देंगे कि प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण कौन सी सेल्स करती है? WBC की कौन सी कोशिकाएं? तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट ये दोनों हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की सबसे पहली पंक्ति का निर्माण करती हैं। तो ये तो हमने अभी तक कंप्लीट किया है WBC को। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमने ये सारी जानकारी ली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स ये हमारे ब्लड में जो तीसरे प्रकार की सेल्स होती है, RBC और WBC के पश्चात तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। आप यहाँ चित्र देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स कैसी दिखाई देती है। इस चित्र में ये जो कोशिकाएं दिख रही है जिनमें ये कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकली हुई है, तो ये सारी सेल्स क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। इन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं मेगा कैरियोसाइट्स से बनती है। ध्यान देंगे इस बात पे कि थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ से उत्पन्न होती है। ये हमारे बोन मैरो की स्पेशल सेल्स मेगा कैरियोसाइट्स से बनती है। इनका जो लाइफ टाइम है वो है 7 से लेकर 12 दिन का, और रक्त में इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। याद रखिए लाइफ टाइम कितना है? 7 से 12 दिन का। लेकिन इनकी संख्या कितनी है हमारे रक्त में? इनकी संख्या 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। और इसका विशेष कार्य क्या है? ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, ब्लड का क्लॉट बनाने का कार्य ये करती है। यदि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो क्लॉटिंग की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है चोट लगने पर। तो ये थी हमारे ब्लड की सेल्स। इसके पश्चात मेरा अगला वीडियो होगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।